हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में। स्टॉक बॉक्स एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च फर्म है। एंड अगर आपको इंटरेस्ट है कि इस वक्त इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है वर्ल्ड वाइड, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग बिजनेस आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा है, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूजुअली हम लोग मिस कर देते हैं और उसके कॉज और इफेक्ट को एनालाइज भी करते हैं लॉजिकली। तो यहाँ पे आपको अगर ये चीज़ें पसंद है तो आपको बहुत मज़ा आएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपनी सुजुकी, देखिए सुजुकी वर्ल्ड वाइड एक रिनाउड कंपनी है एंड जब ये कोई स्टेटमेंट देती है ना फ्यूचर के बारे में, तो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, इन्वेस्टर्स भी, स्टेक होल्डर्स भी, सभी लोग, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ईवीज आइडियल हैं। यस, ईवीज खराब नहीं है, इनका ये कहना है। बट इस वक्त जो करंट सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन मार्केट में, वो है हाइब्रिड कार्स। यस, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आप भी बहुत बुलिश होंगे, मैं जानता हूँ। सब लोग ईवी की कंपनीज चूज कर करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट देखिए कि बड़ा यूफोरिक हो गया है। हर आदमी को पता है कि ये चीज बहुत जब बढ़िया है तो वो चीज चलती नहीं है। आप मानते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लोग अगर कोई चीज करने लग जाए ना, तो वो चीज एवरेज हो जाती है। फिर कभी भी वो चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहती। यहाँ पे ईवीज के साथ भी थोड़ा मुझे लगता है ये प्रॉब्लम आ रहा है। ईवीज पे ना लोग बहुत ही ज्यादा ओवर वेट हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा ओवर हाइप कर दिया है इसे। क्योंकि ईवी एक सोल्यूशन है फ्यूचर का, 20 साल आगे का, 40 साल आगे का, 50 साल आगे। ये प्रैक्टिकल है पूरी तरीके से कि इसे हम पूरा ईवी में कन्वर्ट कर दें पूरी कंट्री के सारे फ्लीट को। बट इस वक्त हाइब्रिड ही बेस्ट सोल्यूशन है, सुजुकी का ये कहना है। और सिर्फ सुजुकी नहीं, इसके अलावा टोयोटा का भी कहना है। और ये दुनिया के सबसे बिगेस्ट कार ब्रांड्स में से एक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आइडियल हैं, उनका कहना है, अगर हमें एनर्जी बचाना है। लेकिन हाइब्रिड कार्स बेस्ट सोल्यूशन है जब तक कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी फुल्ली वाइड स्प्रेड रीजन में नहीं आ जाती। अब प्रॉब्लम ये भी है ना, मैं कह रहा हूँ आप ईवी कार ले लो और उसे चार्ज कैसे करो, जनरेटर चला के। तो क्या ये कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है ये। तो सुजुकी का भी यही कहना है कि अगर आप कोयले से, इंडिया जैसी कंट्री 70-80% एक तो बिजली बनाती है, कोल से बनाते हैं हम 70% से भी ज्यादा, एंड उसके बाद उसे यूज करके हम ईवी चार्ज करते हैं। डजंट मेक एनी सेंस। पोल्यूशन तो हो ही रहा है, पोल्यूशन बस कहीं और हो रहा है। अब पोल्यूशन लेट्स से जो कोल प्लांट्स है वहां 10 गुना या 20 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि बिजली कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो जो पोल्यूशन पोल्यूशन दिल्ली में होना था, अब वो झारखंड में होगा, यूपी में होगा और दूसरी जगहों पर होगा। तो पोल्यूशन उतना ही रहेगा हमारी कंट्री में। कोई चेंज नहीं आ रहा है जब तक कि हम सोर्स को सबसे पहले क्लीन नहीं करते हैं। हमारे जो है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स में वहां 90% क्लीन एनर्जी हो जाएगा। तो बात है, EVs, hybrid cars, and internal combustion engine vehicles could have each an equal 33% share by 2035। इंडिया में तीनों का इक्वल शेयर हो सकता है, मतलब 33% ईवीज आ जाए, 33% हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाए, 33% हाइब्रिड आ जाए। तो इंडिया चाहता है कि कार्बन न्यूट्रल बने इंडिया 2070 तक। कार्बन न्यूट्रल मतलब जितना पोल्यूशन मैं कह रहा हूँ आप गंदगी कर रहे हो, आपको उतनी सफाई करनी पड़ेगा। तो यही होता है कार्बन न्यूट्रल। जितना आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हो ना, पोल्यूशन कर रहे हो, उतने ही पेड़ लगाओ, उतने ही क्लीन करो एनवायरनमेंट को, बेसिकली ऑफसेट करो किसी भी तरीके से। तो चाहे इसे प्रोड्यूस करना ही कम कर दो, राइट। तो कार्बन न्यूट्रल हम बनना चाह रहे हैं 2070 तक। यस, ये हमारा गोल है, काफी एम्बिशियस गोल ये है देखा जाए तो। तो ऑटो मेकर्स इस तरीके यहाँ पे पूरी तरीके से डिवाइडेड है। जापानीज जायंट्स जैसे मारुति सुजुकी टोयोटा, ये टैक्स कट्स के लिए पुश कर रहे हैं। हाइब्रिड्स पे कह रहे हैं कि ईवी पूरा एमिशन रिडक्शन का लोड अपने कंधे पर नहीं ले सकता। ईवी सोल्यूशन नहीं है शॉर्ट टर्म में, बहुत ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आप शॉर्ट टर्म में करना चाह रहे हैं, बहुत ही पैसा भी लग रहा है। और ईवी की सेल्स पहले ऐसे बढ़ रही थी, अब वो ऐसे हो गई है दुनिया में पूरे, ठीक है। फ्लैट हो गया है यहाँ पे ईवी के सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें तो इसका रीजन ये भी है क्योंकि ये सेल्स पूरी तरीके से डिपेंड कर रही थी गवर्नमेंट की सब्सिडी पे, टैक्स ब्रेक पे। बेसिकली गवर्नमेंट आपके कार का आधा कॉस्ट ले रही थी यहाँ पे। तो कोई सेंस नहीं बनता इसका कि हम अगले 20 साल तक ये करते रहे, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पे भी ध्यान दिया जाए, जो है हाइब्रिड। तो यहाँ पे ये बहुत ही लॉजिकल बात बोली है सुजुकी ने भी। सो हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमारी कोई ऐसी स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, राइट। वी डोंट हैव द टेक्निकल नॉलेज, बट यस, कॉमन सेंस ये डिक्टेट करता है। और पैसा जो कॉस्ट लग रहा है ईवी में, वो डिक्टेट करता है, क्योंकि पैसे की नॉलेज हम रखते हैं, हम डेली अपना घर घर चला रहे हैं, तो हमें पता है कि कब तक कोई चीज सब्सिडी पे आप बेचते रहो और जैसी सब्सिडी हटाओ उसकी सेल्स कम हो जाए। दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। तो जापानीज कंपनी ने कहा है कि वो सबसे एनर्जी एफिशिएंट ईवीज जो कंट्री को सूट करती हैं वो लाना चाहेंगी,
जहाँ पे कोई एक्सेसिव बैटरी कैपेसिटी नहीं होगी। इंडिया ऑलरेडी देखिए बायोफ्यूल्स पे भी काम कर रहा है, ठीक है? कौन से? एथेनॉल हो गया, सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 1/3 ईच होगा ICE with carbon neutral fuel and HEV, hybrid and EV। हाइड्रोजन कार्स की भी अगर मैं बात करूँ तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इसमें नहीं लिखा हुआ है कुछ भी इसके बारे में, बट हाइड्रोजन कार्स के बारे में भी जापानीज काफी बातें करते हैं इस वक्त। एंड जापान ऐसी कंट्री है जो हाइड्रोजन आई थिंक टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे है व्हेन इट कम्स टू ऑटोमोबाइल्स। तो इंडिया एक की मार्केट रहेगा सुजुकी के लिए, एंड काफी यूनिक कंडीशंस और कंजेशंस हैं यहाँ पे। एंड आप देखेंगे सबसे ज्यादा लोगों ने ट्रस्ट भी किया है। मारुति हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स मारुति के पास रही है इंडिया में। द बेस्ट कार्स, चाहे 10 लाख के सेगमेंट के अंदर आप जितनी कार्स देख लीजिए। सो आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू ट्रस्ट मारुति ऑन दिस एज वेल। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे, ये भी कार्स के बारे में है। JSW MG टू लॉन्च 5 कार्स इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। यस, JSW क्या है? एक कंग्लोमरेट, ठीक है? कंग्लोमरेट बिजनेस कौन से होते हैं? जैसे रिलायंस, टाटा, हर चीज बेच रही है। नमक भी बेच रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी बेच रहे हैं, टैंकर भी बेच रहे हैं, वेपन्स भी बना रही है। एक कंपनी जो रॉकेट्स बनाती है वही नमक का पैकेट भी बनाती है और वही आपको नूडल्स भी बेचती है। तो ये क्या हो गई? कंग्लोमरेट्स हो गई। बहुत मल्टीपल अलग अलग इंडस्ट्री में इनके बिजनेसेस होते हैं। और एमजी का नाम तो आपने सुना ही है। मॉरिस गराज यूके की कंपनी हुआ करती थी ये, लेकिन इसे चाइना ने एक्वायर कर लिया। तो चाइना की SAIC, ठीक है, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ही कंपनी है, चाइनीज गवर्नमेंट की कंपनी है देखा जाए तो। एंड चाइना के सबसे बड़े कार मेकर्स में से एक है। इन्होंने क्या किया है? एमजी की हेक्टर एंड दूसरी गाड़ियां बहुत अच्छी बिक रही थी। इन्हें डर ये था कि जैसे इंडिया टिकटॉक बैन कर दे रहा है, चीजें बैन कर दे रहा है, वैसे हम ही बैन ना कर दे। तो इन्होंने क्या किया? आधा आधा कर लिया पार्टनरशिप JSW के साथ, जो एक इंडियन कंपनी है। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इंडियन कंपनी का भी नुकसान होगा अगर इन्होंने बैन कर दिया एमजी को। तो यहाँ पे इसीलिए पार्टनरशिप हमें ऐसा लगता है ये एक डेस्परेशन में की गई। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एमजी प्लान कर रहा है कि वो 5 कार्स लॉन्च करेगा 12 महीने में, ठीक है? एंड इट इज इन प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी फ्रॉम 1 लाख यूनिट्स पर annum टू 3 लाख यूनिट्स। इट्स CEO एमेटस राजेश रावा सेड ऑन वेंसडे। तो यस, काफी एम्बिशियस टारगेट्स रखे हैं इन्होंने। और इन्होंने क्या कहा है कि हम 5 कार लॉन्च कर रहे हैं अगले 12 महीने में। तो इंडिया में देखिए कार मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है? और हमें देखना होगा कि कौन सी कार्स ये लॉन्च करते हैं, एसयूवी, सेडान्स। क्योंकि आपने अगर महिंद्रा में इन्वेस्ट किया और ये अगर इतने अग्रेसिव एसयूवीज लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं महिंद्रा के मार्केट शेयर को ये कैप्चर करेंगे। ये टाटा के मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकते हैं, या फिर मारुति के मार्केट शेयर को भी कैप्चर कर सकते हैं अगर ये छोटी कार्स लाते हैं। तो इनके पास करेंटली 5 मॉडल्स हैं और सारे बहुत ही बड़े मॉडल्स हैं। हेक्टर, ग्लॉस्टर, एस्टर, कॉमेट एंड जीएस। तो कॉमेट के अलावा सारी कार्स बहुत ही बड़ी कार्स हैं। एंड ये 3 इसमें देखेंगे आप इंटरनल कंबशन इंजन वाली कार्स हैं, और ये दोनों ईवी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, लास्ट के 2 कॉमेट एंड जीएस। तो इनको ये कहना है कि 1,20,000 इलेक्ट्रिक कार्स एक्सपेक्टेड है कि बिकेंगी 2024 में, जहाँ पे 30% का ग्रोथ होगा। तो 2023 जितना ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है, जितना 2023 में हुआ था, लेकिन स्टिल यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, इनका ये कहना है। तो ये पूरी तरीके से फोकस करेंगे कि इंडियन मार्केट पे ये पूरा कैप्चर कर पाए। तो शेयर होल्डिंग ऐसा है कि चाइनीज पेरेंट कंपनी जो है SAIC इंडियन यूनिट में, उसका शेयर हो गया है 49%, ठीक है? और जॉइंट वेंचर डिक्लेयर किया गया था मार्च में। तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी अपनी इंक्रीज करेंगे फ्रॉम 1 लाख यूनिट्स टू 3 लाख यूनिट्स पर एनम। और इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जॉइंट वेंचर की कि अप्रूवल ले नए प्रोडक्ट्स का, ठीक है? तो यहाँ पे आते हैं दूसरे आर्टिकल पे। वॉर ऑफ वर्ड्स ओवर कर्नाटका बिल ऑन लोकल कोटा इन प्राइवेट जॉब्स। यस, सो कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक कंट्रोवर्शियल बिल लॉन्च किया। इन्होंने कहा कि ये बिल के अकॉर्डिंग ना हम 100% तक भी कोटा करेंगे सी और बी कैटेगरी, डी कैटेगरी के जॉब्स के लिए। मैनेजमेंट में किसी प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? प्राइवेट कंपनीज की उन्होंने कहा मैनेजमेंट में 50% कर देंगे, कोटा होना चाहिए लोकल, जो कर्नाटका के लोग हैं उनके लिए। नॉन मैनेजमेंट जॉब्स में 70% होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस इन्होंने रख दी है, ठीक है? कांग्रेस रन कर्नाटका गवर्नमेंट जो है, इनका ये मूव था कि रिजर्व करे जॉब्स लोकल के लिए, विच इज नॉट बैड यार, ठीक है? तुम अगर अपने स्टेट में बाकी कंपनीज को आके काम करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, वो पैसा कमा रहे हैं, सबको सब कुछ कमा रहे हैं, तो यू वुड वांट कि हाँ ठीक है, मेरा लोकल पॉपुलेशन ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट ले पाए, जो वो ले पाता भी है, ठीक है? ओवरऑल कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो वहाँ की इनकम देखेंगे अगर आप एवरेज, तो कई गुना हो जाती है। तो कर्नाटका में तो ये हुआ ही होगा, बट स्टिल ये और बेनिफिट्स ट्रांसफर करना चाहते होंगे जिसमें कोई भी
गलत बात नहीं है, यस। लेकिन आप करना कैसे चाहते हैं, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है? जो तरीका है आपका। तो आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इनका ये कहना है कि ये रिजर्वेशन लेके आएँगे, कोटा लेके आएँगे 50%, 80%, 90% का। तो ये जो मूव था ना इनका, इसे क्रिटिसाइज़ किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर, ठीक है? और कहा गया कि ये रिग्रेसिव है एंड ये बैड इकोनॉमिक्स है। और एटलीस्ट 2 इंडस्ट्री मिनिस्टर्स थे नेबरल स्टेट्स के, आंध्र प्रदेश एंड केरला, जो भी वो भी इस कंट्रोवर्सी में आ गए, जहाँ पे इन्होंने इनवाइट किया कर्नाटका की इंडस्ट्री को कि वो अपने स्टेट्स में, हमारे स्टेट्स में आ सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही कर्नाटका ने बोला ना कि हम बिल ला रहे हैं, आंध्र प्रदेश और केरला यहाँ पे तुरंत से आ गए और ये पिच करने लग गए अपने आप को कि हाँ, ठीक है, कर्नाटक ऐसे रूल्स ला रहा है, तो जितनी भी कंपनीज़ हैं, आप आंध्र प्रदेश में आइए, केरला में आइए, काम कीजिए, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे आपकी। आप कर बैंगलोर से यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं और आप कर्नाटका से शिफ्ट हो सकते हैं। तो कॉम्पिटिशन स्टेट्स के बीच में बड़ा टफ है कंपनीज़ को अपने यहाँ लाने का। तो ये जो डिसीजन है, इसे बाद में होल्ड पे रखा गया बाय द स्टेट। तो इन रिस्पॉन्स टू अ स्टेटमेंट बाय नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नास्कॉम एक्सप्रेसिंग डीप कंसर्न, यस, नास्कॉम यहाँ पे आया और उन्होंने कहा कि भाई बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड है हम इस बारे में, ठीक है? क्योंकि ये जो डिसीजन ला रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि हम समझते हैं आपके डिसअपॉइंटमेंट को एंड वी वेलकम you to expand or relocate your business to our IT and IT services AI and data center cluster at Vizag। ये कहना है किसका? आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू का। और उन्होंने कहा कि हम बेस्ट इन क्लास फैसिलिटी देंगे, सब कुछ देंगे। तो आप देख सकते हैं, सेल्स पिच कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर दूसरे स्टेट में सेटल्ड कंपनीज को। केरला की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो केरला में जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं पी राजीव, उन्होंने कहा इन्वेस्ट इन केरला, एम्प्लॉय टैलेंट एंड मेरिट आर ओनली क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट। उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ सिर्फ एम्प्लॉय का टैलेंट ही और मेरिट ही मैटर क्राइटेरिया होगा, हम ऐसी कोई रूल्स नहीं लेके आएंगे। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है कि कंपनीज डिस्कवर करे केरला को, जहाँ हाईली स्किल्ड टैलेंट पूल को यूज किया जाए और जो बेस्ट क्लाइमेट है हमारे पास, हैसल फ्री इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस कर सकते हैं इस वक्त और कर्नाटका से शिफ्ट कर सकते हैं हमारे यहाँ। देखिए ये, इसके अलावा और देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जयंत चौधरी, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट चार्ज है, इनके पास स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पोर्टफोलियो का। उनका कहना है कि कर्नाटका का जो मूव है ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कर्नाटका स्टेट मैंडेट कर रहा है अप टू 100% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में लोकल्स के लिए, ये रिग्रेसिव है एंड इट्स बैड इकोनॉमिक्स, इनका परसेप्शन इस पे। एंड उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में पहले भी बात की है कि कोई भी स्टेट अगर वॉयलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ ऑल इंडियंस, ठीक है, तो ये सही नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स ये डिसीजन इन्होंने वापस भी ले लिया तुरंत। सो वी कांट से कि इन्होंने तुरंत से रियलाइज नहीं किया दैट इट वाज अ मिस्टेक। अगर आप देखें, पंजाब और हरियाणा कोर्ट, इन्होंने ना ऐसे ही एक रिजर्वेशन बिल को क्वाश कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। कांग्रेस लीडर जैसे कि मनीष तिवारी, जो अभी एमपी हैं चंडीगढ़ से, उन्होंने वेलकम किया था कोर्ट जजमेंट लास्ट ईयर, लेकिन उन्होंने साइलेंस मेंटेन किया कर्नाटका गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट पे। तो यस, कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी लोग ऐसा नहीं चाहते, ठीक है, कई सारे लोग, कि ऐसा कोई बिल आया एंड इवन दे थिंक कि दिस इज नॉट वेरी प्रोग्रेसिव पॉलिसी, ये एक्चुअली एक रिग्रेसिव पॉलिसी है। आते हैं दूसरे न्यूज पे। मस्ट टू मूव एक्स, स्पेस एक्स एचक्यूज टू टेक्सास फ्रॉम कैलिफोर्निया। एलॉन मस्क का कहना है कि हेडक्वार्टर्स जो है इनका, ठीक है, फॉर एक्स एंड स्पेस एक्स विल बोथ रीलोकेट टू टेक्सास with the billionaire citing frustration over laws in California where companies are currently based. So California जहाँ पे जो सिलिकॉन वैली है, ठीक है, आप कह सकते हैं सिलिकॉन वैली है पूरी दुनिया की, यहाँ से रिलोकेट कर रहे हैं कहाँ? टेक्सास। इनका ये कहना है कि ये परेशान हो गया है कैलिफोर्निया के लॉज से। यस, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया एक्स पे, सोशल मीडिया साइट पे, ट्यूसडे को, और इन्होंने साइट किया एक नया लॉ कैलिफोर्निया में, जो फर्स्ट यूएस स्टेट है जहां ये बैन कर रहा है कि कोई भी स्कूल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अपने टीचर्स को ये नोटिफाई करे, बताए कि अपने जो बच्चे हैं, पेरेंट्स के जो भी बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, अगर वो अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी चेंज करते हैं, तो स्कूल्स को नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है, मम्मी पापा को बताने की उनकी जरूरत नहीं है। तो इससे ये काफी डिसअपॉइंट हुए, बट मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन होगा जिसकी वजह से एलॉन मस्क शिफ्ट कर रहे होंगे फ्रॉम कैलिफोर्निया टू टेक्सास। तो करेंटली अगर आप देखें, ये हॉथॉर्न में है, ठीक है, कैलिफोर्निया में, एंड कंपनी एक लार्ज फैसिलिटी बना रही है साउथ टेक्सास में, जिसे स्टार बेस बोला जा रहा है ओवर द लास्ट ईयर्स।
तो यहाँ पे स्पेस एक्स, अगर अगर आप देखें तो स्पेस एक्स ने भी एक वेयर हाउस फैक्ट्री स्टारबेस में, जैसे स्टार फैक्ट्री बोला जाता है, वहाँ पे सेटअप करी है। तो स्पेस एक्स इलॉन मस्क की सिर्फ टेस्ला ही नहीं, और भी कंपनीज हैं जो शिफ्ट हो रही है कहाँ पर, टेक्सास में। तो टेक्सास के जो गवर्नर हैं ग्रेग एबट, उन्होंने कहा कि ये जो मूव लिया है, ठीक है, एलॉन मस्क ने, सॉरी, तो ये सीमेंट कर रहा है, टेक्सास को लीडर बना रहा है किसमें, स्पेस एक्सप्लोरेशन में। यस, स्पेस एक्सप्लोरेशन में नए लीडर कौन होंगे, टेक्सास। और वो ऐसे प्रोजेक्ट करना चाहेंगे अपने आप को। आते हैं एक एडिटोरियल पे, पैरोकियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब ये एडिटोरियल भी है, कर्नाटका ने जो अभी डिसीजन लिया था रिसेंटली इसके बारे में। ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका के लोग खुद इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, ये आप कर क्या रहे हो, आप हमारी इकोनॉमी को खराब कर दोगे। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो ये डिसीजन था काफी डिटैच था, लोकल लोग भी इससे खुश नहीं थे, और ना ही नेशनल लेवल पे कोई इससे खुश था। तो इसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी रही है, अगर आप देखेंगे पिछले 2 से 3 दिनों में। एंड यहाँ पे इसीलिए एक एडिटोरियल भी है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिसेंटली एक ट्विस्ट आया कंट्रोवर्सी में जो रोल करा था इंडियन बिजनेस कम्युनिटी को, ठीक है? जहाँ पे रिजर्वेशन आया लोकल्स के लिए इन प्राइवेट जॉब सेक्टर्स, एंड मैं बोलूँगा ये कर्नाटका पहला स्टेट ऐसा नहीं है करने के लिए, ठीक है? ऐसा पहले भी बहुत सारे स्टेट्स कर चुके हैं, तो ये कोई नया आइडिया नहीं है। 50% रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन मैनेजमेंट और 75% रिजर्वेशन फॉर नॉन मैनेजमेंट पोजीशंस, ठीक है? इसके लिए इन्होंने रिजर्वेशन फिक्स कर दिया, 50% और 75% रिजर्वेशन जो भी लोकल लोग हैं उनके लिए। तो यहाँ पे बहुत ही शार्प रिस्पॉन्स आया, ठीक है ना, बिजनेसेस से। एंड अगर आप देखें तो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी सबने बहुत ही बुरी तरीके से रिएक्ट किया और बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट शो किया, और उन्होंने कहा कि जो नेटिविस्ट एम्प्लॉयमेंट लॉज है ना, ये नॉवेल नहीं है। महाराष्ट्र पहले भी कर चुका है 2008 में, अगर आप देखें तो 80% उन्होंने मैंडेट सेट कर दिया था, ठीक है। आंध्र प्रदेश, जो अभी हमने पढ़ा कि आंध्र प्रदेश बोल रहा है कर्नाटका से कंपनी से कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये खुद ऐसा बिल पास कर चुके हैं 2019 में 75% रिजर्वेशन का, और हरियाणा भी पास कर चुका है 75% रिजर्वेशन का बिल 2020 में। ये सब चैलेंज हुए कोर्ट में बाय इंडस्ट्री एसोसिएशंस, एंड जो सबसे पहले स्ट्रक डाउन हुआ कौन सा था, वो था हरियाणा लॉ। यस, तो हरियाणा में 23 नवंबर में जो था लॉ, ये इसे क्वॉश कर दिया कोर्ट ने, और कहा कि ये बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो हरियाणा लॉ रिजर्व कर रहा था 75% ऑफ जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में उन पोस्ट के लिए जो 30,000 से कम सैलरी ले रहे हैं। तो उनका ये कहना था 30,000 से कम जहां सैलरी है ना, वो आप हरियाणा के लोगों को हायर कर लो। तो कोर्ट ने स्ट्रक कर दिया 2 ग्राउंड्स पे। कोर्ट ने 2 रीजंस दिए। उनका ये कहना है कि सबसे पहले तो स्टेट के पर्व्यू में आता ही नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट एम्प्लॉयर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जब तक कि वो इलीगल कुछ ना कर रहा हो कुछ नहीं बोल सकते। और सेकंड, दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि अगर आप देखें, अब अगर आप जॉब रिजर्व करना चाह रहे हो लोकलाइज के लिए, ठीक है, तो ये दूसरे जो इंडियन सिटीजन हैं उनके लिए, उनके राइट्स के ये अगेंस्ट है। तो अगर कोई महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, या लेट्स से हरियाणा में या दिल्ली में कोई भी लोकल्स के लिए जॉब प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन ला रहा है, तो ये इसके इक्विवेलेंट है कि जो भी इंडियन सिटीजन जो हरियाणा के नहीं है, या कर्नाटका के नहीं है, महाराष्ट्र के नहीं है, वो सेकंड क्लास है। वो फर्स्ट क्लास नहीं, सेकंड क्लास सिटीजन है, और उस जगह पे ये सिटीजन फर्स्ट क्लास है। तो 2 क्लास क्रिएट हो जाएगी हमारे सिटीजन में, वो भी स्टेट्स के बेसिस पे। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मजबूरी में बाकी पूरे जो हमारे स्टेट्स हैं उनको भी ये रूल लाना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा भी बोलेगा ना, जब हरियाणवी लोगों को वहां पे जॉब नहीं मिलेगी बैंगलोर में, कर्नाटका में, तो मैं क्यों ना लाऊं ये रूल। ऐसे करके ये गेम थ्योरी बन जाएगा, एक कंपटीशन बन जाएगा, एंड इंडिया बेसिकली 30 अलग अलग छोटे छोटे स्मॉल, कह सकते हैं, कंट्रीज में डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्शल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का है, जिसे पूरी तरीके से वॉयलेट किया गया बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सेकेंडरी स्टेटस टू अ सेट ऑफ सिटीजंस। यस, एक सेट ऑफ सिटीजंस को आपने सेकेंडरी स्टेटस दे दिया कि ये सेकंड क्लास लोग हैं, ठीक है, जो स्टेट ऑफ हरियाणा से नहीं बिलोंग करते। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया, कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी सजेस्ट किया कि जो स्टेट का 2019 का लॉ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट इस केस की हियरिंग अभी होनी है। एंड हरियाणा गवर्नमेंट ने अपील किया हाईकोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में, जो फरवरी में हियरिंग जिसकी शुरू हुई है। तो वी हैव टू सी कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पे क्या बोलता है, जो हरियाणा का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।
इसके अलावा अगर आप देखें, असाइड फ्रॉम वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटरीज, जो प्रैक्टिकल इकोनॉमिक लॉजिक है ना, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पैरोकियलिज्म, इट इज वेरी हार्ड टू फैथम। कर्नाटका का बिल डिफाइन करता है लोकल एज अ पर्सन जो स्टेट में बॉर्न हुआ है और डोमिसाइल हुआ है कितना, 15 साल, वो लिख सकता है, पढ़ सकता है और बोल सकता है कन्नड़, ठीक है। और एलिजिबिलिटी में सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन भी कन्नड़ एज अ लैंग्वेज से होनी चाहिए। तो जिनके पास कन्नड़ नहीं है सेकेंडरी स्कूल में, उनको प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, एक लैंग्वेज टेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। और ये बिल ये फॉलो करता है कि अर्लियर ये बोल रहा था कि मल्टीनेशनल कंपनीज को ना अपने स्टेट में डिस्प्ले करना पड़ेगा कि कितने कन्नड़ लोगों को वो एम्प्लॉय करते हैं। तो ये चैलेंजिंग स्ट्रक्चरल रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे अगर, तो कोई भी कंपनी सबसे पहले अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देगी, सेल्स पे ध्यान देगी, रेवेन्यू पे ध्यान देगी, या फिर इन चीज़ों पे ध्यान देगी। तो कंपनीज़ का फ़ोकस बहुत ज़्यादा ये कैप्चर कर लेगा, इसीलिए कंपनीज़ यूजुअली क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। एंड स्पेसिफिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ पे कम होते हुए आपको नज़र आएँगे, ठीक है? तो रेस्ट्रिक्टिंग टैलेंट पूल ऑन पैरोकियल ग्राउंड्स इज़ सर्टेन टू इम्पिंज ऑन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूँगा यहाँ पे, नॉट रिटन इन द आर्टिकल बट ऑलरेडी हमारा अच्छा खासा टैलेंट पूल ना यूएस और यूरोप चला जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे चीजें और ले आओगे ना कि नहीं, हमें तो टैलेंट पूल भी वो चाहिए जो सिर्फ स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलता है, सिर्फ लोकल है, इस स्टेट का है, तो आप और ज्यादा अपने स्टेट को बैकवर्ड बनाओगे, क्योंकि यूएस और यूरोप जैसी इकोनॉमीज ग्रो की है इसलिए क्योंकि उन्होंने दुनिया भर से टैलेंट को क्या किया है, कैप्चर किया है। टैलेंट को अट्रैक्ट करो, तो स्टेट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया के जितने भी आप कह सकते हैं जो बेस्ट टैलेंटेड लोग हैं, वो वहां पे आके काम करना चाहें, जैसा बैंगलोर में हुआ भी है, हैज बीन लाइक दैट इन बैंगलोर। रादर देन आप ये कहना कि मुझे टैलेंट से मतलब नहीं है, मुझे टैलेंटेड प्लस ये चाहिए तभी चाहिए, नहीं तो जाओ यहाँ से, राइट। क्योंकि यूएस कभी भी यूएस नहीं बन पाता अगर वो ऐसे रूल्स नहीं लाता। वैसे वी हैव टू सी कि इंडियन स्टेट्स में कहीं ऐसा ना हो। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।